हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हम कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए रिवीजन। इसमें आपका कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एडब्ल्यूटीपीओ, ड्राइवर वगैरह या और भी कोई एग्जाम अगर आप देना चाह रहे हैं, क्योंकि पॉलिटी तो चेंज होगी नहीं, सभी में क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है? और बाकी आप लोगों को पता है, एकदम बढ़िया डाटा हम लेके आए हैं आप लोगों को। तो आप लोग मेहनत करिए अच्छे से, पेपर आपका बहुत नज़दीक है। चलो ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, कभी-कभी वरीयता क्रम पूछ लेता है कि बताइए सबसे वरीयता क्रम में फर्स्ट कौन आएगा, सेकंड कौन आएगा, थर्ड कौन आएगा, फोर्थ कौन आएगा? क्रम से लगाइए, चारों ऑप्शन में दे देगा इसमें से कहीं से भी आपको और कहेगा कि फिर ऑप्शन 1, 2, 3, 3, 2, 2, 1, 4, 3, 2, 1 ऐसे, ठीक है? एबीसी करके। तो वरीयता क्रम में लगाने के लिए तो आप देखिए सबसे ऊपर जो होता है राष्ट्रपति, कौन है भैया? राष्ट्रपति, उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री आता है, प्रधानमंत्री के बाद राज्यों के राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के राज्यपाल। उसके बाद क्या करते हैं दोस्त, भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएगा, भूतपूर्व उप प्रधानमंत्री आ जाएगा, भारत का मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा अध्यक्ष दोस्त, ठीक है? इसी वरीयता क्रम में आगे बढ़ते हैं। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी होता है। तो भाई भारत भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी कौन होता है दोस्तों? बताइए किसी को मालूम हो तो। बाकी मैंने लिख रखा है मंत्रिमंडल सचिव। कौन होता है भैया? मंत्रिमंडल सचिव जो होता है सबसे ऊंचे पद पर सिविलियन अधिकारी होता है भारत में। देश का वरिष्ठतम लोक सेवक होता है भाई, ये देश का वरिष्ठतम लोक सेवक। देखिए भाई, हम बात करते हैं नागरिकता की, तो नागरिकता भाग 2 में आती है और आर्टिकल 5 से 11 तक का प्रावधान है, ठीक है? नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल 5 से लेके 11 तक है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र हैं, 1 से लेके 4 तक उसमें प्रावधान है, वो हम पढ़ा चुके हैं। तो नागरिकता कहाँ से ली गई है हमारे संविधान में? तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है नागरिकता। एकल नागरिकता हमारे यहाँ की, ठीक है? दोहरी नागरिकता हमारे यहाँ की नहीं है। जैसे भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करता है, लेकिन यूएसए में दोहरी नागरिकता, वहां राज्य की अलग लेनी पड़ती है दोस्तों और केंद्र की अलग लेनी पड़ती है। अगर देखते हैं दोस्त, अनुच्छेद डैश में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में विधि बनाने की संपूर्ण शक्ति है। तो भैया नागरिकता के बारे में संसद पूरे रूप से विधि बना सकती है, पूरी पावर है भैया संसद को। तो कौन से आर्टिकल के तहत? तो अनुच्छेद 11 के तहत, आर्टिकल 11 के तहत संसद नागरिकता के बारे में पूरे कानून बना सकती है, ठीक है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। नागरिकता अधिनियम 1955, अगर आप ध्यान देंगे, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता के अर्जन और समाप्ति के बारे में विस्तार से उपबंध है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए नागरिकता के अर्जन और समाप्ति, मतलब नागरिकता प्राप्त करने के लिए और नागरिकता समाप्ति के लिए, तो जो विस्तार से उपबंध किया गया है, जो वर्णन किया गया है, वो किसमें किया गया है? नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार किया गया है दोस्तों। नागरिकता की, जो भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, जो भारत की नागरिकता है वो कितने प्रकार से प्राप्त की जा सकती है दोस्तों? तो भैया वो 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। भारत की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है 5 प्रकार से। कैसे? जन्म से, या तो जन्म लिया हो भारत में, इसमें भी कंडीशंस होती हैं, जब क्लासें चलती हैं तो उसमें डिटेल से बात करते हैं कि कैसे कोई विदेशी, तो अगर विदेशी महिला यहाँ पे आके किसी बच्चे को जन्म देगी तो क्या उसको नागरिकता मिलेगी, नहीं मिलेगी? तो बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। फिलहाल आप ध्यान रखेंगे ये 5 चीजें कौन कौन सी दोस्तों? जन्म से, वंश से, अगर किसी का वंश है बेशक बाहर विदेश रह रहा हो लेकिन उसका वंश यहाँ का हो तो उसको भी नागरिकता मिल सकती है कुछ शर्तों के साथ। पंजीकरण से, देशीयकरण से या भूभाग के अर्जन से। भूभाग के अर्जन का मतलब होता है कि अगर किसी भाग को हमारे देश में मिला लिया गया है तो उसके अंदर जितने भी लोग होंगे उनको नागरिकता प्रदान की जा सकती है। तो भाई ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बार पूछता है, तो ध्यान रखना, जन्म से, वंश से, पंजीकरण से और देशीयकरण से या भूभाग के अर्जन से। आगे देखते हैं भारत की नागरिकता समाप्त कैसे कर सकते हैं भाई। अगर आपको नागरिकता मिली हुई है लेकिन किस तरह आपकी नागरिकता समाप्त हो सकती है, खतरे में किस तरह हो सकती है भाई? तो ध्यान रखना दोस्तों, कैसे? दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण करने पर। अगर आप किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेते हैं तो आपकी नागरिकता खत्म हो जाएगी दोस्तों। नागरिकता त्यागने पर आप स्वेच्छा से अपने देश की नागरिकता त्याग दें, भैया हम नागरिक नहीं रहना चाह रहे,
तो ऐसे भी त्याग कर सकते हैं, या नागरिकता के वंचित किए जाने पर, तो नागरिकता से वंचित, जैसे कि आपने कोई आतंकवादी वगैरह की सहायता कर दी या आपने कुछ ऐसा काम कर दिया जो देश के हित में नहीं है, ठीक है, देश को क्षति पहुंचाने के हित में है, तो भाई इस उसके अनुसार भी आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। भाई 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम आया, लागू कब हुआ था? 2019 में आया, देखो ये, और लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020 को ये लागू हो गया था। क्या था भैया? यह अधिनियम अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हमारे पड़ोसी देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता देने का प्रावधान है। जो वहां से लोग यहाँ पे आकर रहने लगे हैं, तो उसके उनको नागरिकता प्रदान करने के लिए जो प्रावधान करा गया है भाई, वो करा गया है नागरिकता अधिनियम 2019 में, ठीक है। इस अधिनियम से उन्हीं को नागरिकता देने का प्रावधान है। किसको? जिन्हें 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत में प्रवेश किया है। मतलब भाई अगर कोई व्यक्ति 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, तो 2019 के अधिनियम से, संशोधन अधिनियम से उसी को नागरिकता देने का प्रावधान है। इस अधिनियम संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल, यह अधिनियम जो भैया संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना, क्वेश्चन बहुत घुमा के पूछता है। यह अधिनियम किस किस पर लागू नहीं होता भैया? 6ठी अनुसूची में शामिल जो विशेष दर्जा दिया गया है कुछ राज्यों को, पूर्वी राज्यों को, कौन कौन है उसमें? असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, तो उस क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र पर लागू नहीं होता है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है भाई? भाग 2 में, भाग 2 में। और अनुच्छेद आपको पता है 5 से 11 में क्या है? नागरिकता का प्रावधान है। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा डैश के संविधान से ली गई है। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। दोस्तों अगर आगे बात चलते हैं, नागरिकता संशोधन विधेयक, जो नागरिकता संशोधन विधेयक दोस्तों 2019 संसद में कब पारित किया गया? 11 दिसंबर 2019। और लागू कब हुआ? 10 जनवरी 2020, ठीक है। 9 दिसंबर 2019 लोकसभा में प्रस्तुत किया, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी थी भाई इसको, और 10 जनवरी 2020 को इसको लागू कर दिया गया था, ठीक है दोस्तों। नागरिकता से इतना ही हो गया। आगे देखते हैं मूल अधिकार, मौलिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट पूछता है भाई कि मौलिक अधिकार डैश हैं, वाद योग्य नहीं है। नीतिक निर्देशक तत्व अवाद योग्य हैं। नीतिक निर्देशक तत्व क्या है भैया? अवाद योग्य हैं। मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, ठीक है। मैंने गलत बोल दिया क्या? नहीं है बोल दिया पहले शायद, ठीक है, इसको सही कर लेंगे। मौलिक अधिकार वाद योग्य नहीं है, हालांकि लिख रहा है नीतिक निर्देशक तत्व अवाद योग्य है। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार है, जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में देता है। राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में देता है। वेरी वेरी मोस्ट लाइन भाई ये। मौलिक अधिकार नैसर्गिक एवं अप्रतिदेय अधिकार हैं। नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं जो राज्यकृत के विरुद्ध एक गारंटी के रूप में देता है। अनुच्छेद 358 आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंध का निलंबन। तो आर्टिकल 19, अगर आपके देश में अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल की घोषणा हो जाती है, तो भाई साहब अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन हो जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 395 में आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन का निलंबन, ठीक है। 395 में आपातकाल के दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों के प्रवर्तन का निलंबन हो जाता है। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं भाई? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं दोस्तों। अगर आगे हम बात करते हैं, एक मिनट दोस्तों शायद ये,
हाँ जी दोस्तों, वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालक के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो भैया बताइए, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? तो अनुच्छेद 24। वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई। ठीक है, अनुच्छेद 24 जो है कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है कि कोई भी कारखाने में काम नहीं करेगा भाई, छोटा बच्चा। ठीक है, अभी आगे आएगी इसके बारे में पूरी डिटेल। अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्र आदि विषयों पर कुछ अधिकारों का संरक्षण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 के भाग हैं, 19 का 1, 19 का 2, 19 का 3, एबीसी करके भी है, ऐब ऐसा करके भी है, अभी आपको दिखाएंगे आगे। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? एड्स प्रस्ता का अंत। जितने भी आर्टिकल में लिख रखे हैं दोस्तों, रट लीजिए बिल्कुल, इनसे बाहर बिल्कुल नहीं आएगा। तो आर्टिकल 17 क्या कहता है? एड्स प्रस्ता का अंत। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। तो मानव के दुर्व्यापार, मानव का तुम व्यापार नहीं कर सकते हो। ठीक है, बलात् श्रम का प्रतिषेध करता है, छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते हो। किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा गया? अनुच्छेद 32 को कहा गया है। अनुच्छेद 13 की अगर बात करें, संघ एवं राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो भाग 3 में प्रदत्त मौलिक अधिकारों को छीनता या न्यून करता है। मतलब भैया, संघ हो चाहे राज्य हो, कोई भी ऐसा रूल्स नहीं बना सकता है कि जो मौलिक अधिकारों को छीनता हो या कम करता हो। कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 13 में कहा गया भाई ये। अनुच्छेद 20 के 2 में किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजन और दंडित नहीं किया जा सकता। तो अनुच्छेद 20 का 2, अनुच्छेद 20 का 2 में क्या कहा गया है भाई? कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता दोस्तों। अगर हम आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 20 का 3, किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मतलब किसी को तुम पीट पाट के पुलिस वाले कह देते हैं ना कि भाई कबूल कर कि हाँ मैंने खून किया है। तो ये कौन सा आर्टिकल है? 20 का 3 कहता है किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध से संरक्षण। कहते हैं ना वारंट दिखाइए भाई, वारंट। ठीक है, तो कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। ठीक है भैया, इससे संरक्षण। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ये मैंने ऊपर ही पढ़ाया था आप लोगों को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25, आर्टिकल 25 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 25 के प्रयोजनों के लिए हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध, जैन एवं सिख शामिल हैं। तो जो हिंदू के अंतर्गत आते हैं, बौद्ध, जैन और सिख हिंदू के अंदर आते हैं। कौन से आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण संबंधित है। आर्टिकल 29 क्या कहता है भैया? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों या संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। तो पूछा गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो अल्पसंख्यकों में शिक्षा संस्थाओं की स्थापना, कि वो अगर कोई अल्पसंख्यक है, ये नहीं कोई भी कम्युनिटी का हो सकता है, अगर कोई कम कम्युनिटी के लोग रहते हैं और उनको शिक्षा का ठीक ठाक उनके साथ छुआछूत या फिर उनके बाद भेदभाव किया जाता है, तो भैया वो अपने संस्थान खुद खोल सकते हैं। तो अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय, देखिए भाई, आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की स्थगित स्थिति में उपचार प्रदान कर सकता है। ठीक है भाई, इसीलिए बाबा साहब ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा था। क्यों? क्योंकि अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय मतलब मौलिक अधिकारों के लिए उल्लंघन की स्थिति में उपचार प्रदान कर सकता है। भैया पूछ सकते हैं, भैया बताओ ऐसा क्यों किया? ठीक है,
संविधान में डैश के द्वारा संविधान के भाग 3 में नया अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया? ठीक है, डैश के द्वारा कब जोड़ा गया था? 21 क्या जोड़ा गया, जिसके अनुसार राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु, जिस बच्चे की आयु 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन हुआ था, 86वां अमेंडमेंट हुआ था 2002 में। तो 2002 में क्या हुआ था दोस्त? ये संशोधन हुआ था 21 कै। पूछ लेता डायरेक्ट आपसे कि 21 कै का जो प्रावधान है अनुच्छेद का वो क्या करता है? तो भैया 6 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान करता और निःशुल्क शिक्षा। इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया, जो 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। ये भी ध्यान रखेंगे, इस अनुक्रम में शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 संसद द्वारा पारित किया गया और भाई 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। अगर मैं आगे बात करता हूं, यदि राष्ट्रीय आपातकाल युद्ध या बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित हुआ है, समझेंगे, यदि राष्ट्रीय आपात युद्ध या बाह्य आक्रमण मतलब किसी ने बाहर से आक्रमण कर दिया, उसके आधार पर आपातकाल घोषित हुआ है, तो सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। सभी मूलाधिकार स्थगित किए जा सकते हैं, खत्म कर देंगे भाई, आपके मौलिक अधिकार खत्म। परंतु अनुच्छेद, ध्यान रखेंगे, परंतु अनुच्छेद डैश अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण तथा अनुच्छेद डैश को स्थगित नहीं किया जा सकता। तो कौन कौन से आर्टिकल आपके स्थगित नहीं हो सकते हैं उस कंडीशन में भी? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21, ध्यान रखेंगे, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 उस कंडीशन में भी क्या भाई स्थगित नहीं हो सकते। यदि सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल घोषणा हुई है, अंदर क्या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हो गया है, तो अनुच्छेद 20 एवं 21 के साथ अनुच्छेद 19, किस किस को भैया? 20 को भी, 21 को भी और 19 को भी। वाक एवं अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, आर्टिकल 19, कुछ अधिकारों का संरक्षण भी जीवित रहता है। तो अगर आंतरिक हुआ है 20 भी, 21 भी और 19, 19, 20, 21 तीनों ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, नहीं खत्म हो सकते। ठीक है भैया, लेकिन बाह्य हुआ है तो 19 भी खत्म हो जाएगा। प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम, प्रत्यक्ष बंदीकरण अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए कितने माह के लिए बंदी बनाया जा सकता है? अगर प्रत्यक्ष बंदीकरण होता है भाई, नजरबंदी कहते हैं इसको, अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने माह के लिए बंदी बना सकता है भैया? 3 माह के लिए, 3 मंथ्स के लिए उसको बंदी बनाया सकता। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया है? तो कौन सा संविधान संशोधन हुआ था जिसके अनुसार संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 द्वारा। कब हुआ था दोस्तों? 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। इसे कहां डाल दिया गया है? 300 के कै में। ठीक है भैया, संपत्ति का अधिकार था, इसे अनुच्छेद 300 कै में विधिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है। ठीक है, पहले ये मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया कब? 1978 में 44वें संविधान संशोधन द्वारा। और कहां डाल दिया गया भाई? 300 कै में। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अस्पृश्यता, तो आर्टिकल 17। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद कौन सा? आर्टिकल 17। अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल 14 क्या कहता है भैया? आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समानता, सबको विधि के समक्ष समानता का अधिकार है। अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषयों में अवसर को समानता, तो लोक नियोजन में सभी को नौकरी में बराबर का अवसर अनुच्छेद 16 कहता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जितनी भी उपाधियां हैं उनका अंत, ठीक है, उनका अंत भाई। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। आगे चलते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता की समाप्ति की व्यवस्था की गई? अनुच्छेद 17 द्वारा। ये 3 बार पढ़ लिया हमने। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। देखो, भारत का संविधान स्पष्टतः मतलब बिल्कुल साफ प्रेस की आजादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आजादी अंतर्निहित है। किसमें है? अनुच्छेद 19 के 1 के ए में।
ए कह सकते हैं, ए कह सकते हैं, कै कह सकते हैं, कुछ भी लिखा मिल सकता है, तो अनुच्छेद का एक का पहला भी कह सकते हैं। यह अनुच्छेद वाक भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन करता है। अनुच्छेद एक का भी शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है। इसकी मैं आपको अभी ट्रिक बता दूंगा दोस्तों, कैसे याद करेंगे। 19 का एक का सह संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19 का एक का दे भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अवध संचरण करने की स्वतंत्रता, कहीं भी आ जा सकते हैं आप। 19 का एक का न भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने की या बसने की स्वतंत्रता। और 19 का एक का पै कोई पेशा अपनाना, कोई आजीविका व्यापार या कारोबार करना। ठीक है भैया, देख लीजिए, जैसे कि पहले में क्या करेंगे, हमें बोलने की स्वतंत्रता है। 19 का एक के फर्स्ट मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता। 19 का एक का बी या दूसरा मान लीजिए। फिर हम क्या कर सकते हैं, सम्मेलन। हमने भाषण दिया, भाषण देकर लोग जुड़ गए। दूसरे में क्या हुआ, सम्मेलन हो गया। तीसरे में क्या हुआ, हमने संघ बना लिया भैया, गुट बना लिया, हमने संघ बना लिया, कमेटी बना लिया अलग अलग। और फिर हम चले गए घूमने के लिए। तो 19 का एक का दूसरे में क्या होगा, सम्मेलन कर लिया। तीसरे में क्या, संघ बना लिया। और 19 से एक के चौथे में क्या करा भैया, हम चल दिए सर्वत्र संचरण करने की स्वतंत्रता, मतलब कहीं भी जाने की स्वतंत्रता है, कहीं भी घूमिए। और घूमने के बाद हमने क्या किया भाई, हमने देखा कि भैया जहां हम घूमने गए थे वहीं हमें जगह अच्छी लगी, हम वहीं निवास करने लगे। तो 19 का एक का 5 आ जाएगा। और 19 के एक का 6 में कोई पैसा अपनाने या कोई आजीविका या व्यापार कारोबार करने की स्वतंत्रता, वहीं पे हमने व्यापार कर लिया। सबसे पहले क्या किया, सबसे पहले हमने भाषण दिया, फिर सम्मेलन बुलाया, कमेटी बनाई, घूमने गए, घूमने के फिर क्या वहां पे वहीं पे रहने लग गए। और रहने के बाद में क्या किया, हमने व्यापार शुरू कर दिया। ऐसे याद कर सकते हैं आप लोग। आगे देखेंगे, निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का एक के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। देखो भैया, ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं आजकल घुमा घुमा के, थोड़ा ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 का एक के डी को, किसको दोस्तों, अनुच्छेद 19 के एक के डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है। तो एकांतता का अधिकार। ठीक है, सबको भैया प्राइवेसी की छूट है नहीं, सब अपने अपनी प्राइवेसी से रह सकते हैं। फोन का लॉक खोलो कर दो या चाहे मत दो। ठीक है, अनुच्छेद 21 क्या, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संरक्षण है, निजता का अधिकार है। आर्टिकल 21 यही है एकांतता का अधिकार। ठीक है, बात समझ में आई नहीं आई, इस दोनों को मिलाकर पढ़ते हैं ना। तो 19 एक का डी को और आर्टिकल 21 को। और 21 क्या है, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण और निजता का अधिकार, प्राइवेसी। तो कौन से में आती है भैया, आर्टिकल 21 में। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। क्या क्या कर सकते हैं आप, धर्म प्रचार कर सकते हैं आप अपने का। ठीक है, अपने धर्म का, किसी भी धर्म के से ही आप, हिंदू से ही, मुस्लिम से ही, सिख से ही, ईसाई से ही, किसी भी धर्म के से ही आप प्रचार कर सकते हैं। सिखों को कृपाण धारण करने का या रखने का अधिकार, मतलब जो कृपाण रखते हैं, वो तलवार रखते हैं ना, जो सिख रखते हैं, तो उनको रखने का अधिकार है। किसके अनुसार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अनुसार। राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार भी है। तो राज्यों को समाज सुधार विधि निर्माण का अधिकार भी है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है भैया, ये आर्टिकल 25 के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है वो निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। तो आर्टिकल 14 से 16। ठीक है, 14 और तथा 16। अगर हम 14 तथा 16 पढ़ेंगे तो जो प्रस्तावना में प्रयुक्त जो समाजवाद शब्द है दोस्तों, उनको क्या है, दोनों उनको एक साथ पढ़ने पर सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्रदान करता है। आगे दोस्त देखते हैं, किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित और दंडित नहीं किया जा सकता। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है भाई, अनुच्छेद नहीं, देखो ये अलग है पॉइंट। वो कह रहा है कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक दंडित नहीं किया जा सकता, ये मैंने पहले पढ़ा दिया आपको। और कह रहा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो अनुच्छेद 20 के 2 के अंतर्गत आता है। आगे अगर दोस्त बात करेंगे अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। तो 29 में क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, पहले ही पढ़ के आ चुके हैं।
बार बार पूछे जाते हैं दोस्तों। ये बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने पारित किया था। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन, जो पहले लोगों को बंधुआ मजदूर रख लेते थे, है नहीं, जैसे कि कर्जा दे दिया, पहले उसका बाप रखा, फिर उसका बेटा, फिर बेटे का बेटा, कर्जा ही नहीं उतरा, ठीक है, ब्याज ही नहीं उतरा। तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया था भाई? 1976 में बंधुआ मजदूर उन्मूलन पारित किया था। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार तथा एक मूल अधिकार है। सूचना का अधिकार क्या है दोस्तों? एक विधिक अधिकार है और एक मूल अधिकार है नहीं। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? सन 2005 में पारित किया गया। किसके अंतर्गत आता है सूचना का अधिकार? 19 के 1 के क के अंतर, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। संविधान में समानता का अधिकार, संविधान में समानता का अधिकार डैश से डैश द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक भाई? आर्टिकल 14 से 18, 14 से 18 द्वारा संविधान में समानता का अधिकार दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये आज का खत्म मामला। तो आप लोग देखिए दोस्तों, इसको वीडियो को एक बार अब देखिए और एक दो बार देखिए, आपको याद हो जाएंगे सारे के सारे। इससे अलग आपको याद करने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।